जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलाओं का हल देगी। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी साहब की लिखी इस शायरी को समझें तो जंग, युद्ध, वार क्या किसी समस्या का हल हो सकते हैं? जंग तो खुद ही एक मसला है, समस्या है, मुद्दा है। देश और दुनिया के वर्तमान हालात पर नजर डालें तो युद्ध एक समस्या भी है और उसका समाधान भी है। कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब किसी देश पर युद्ध थोप दिया जाए तो जवाबी कार्रवाई करना मजबूरी हो जाती है। इस समय ईरान इजराइल वॉर के दौरान बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन यकीन मानिए इसके आगे जो कुछ होने वाला है वो इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होगा। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। युद्ध दो देशों के बीच होने वाला युद्ध अक्सर सेनाएं लड़ती है, लेकिन इसमें खुफिया एजेंसियों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है और ये रोल भी बड़ा अलग किस्म का रहता है, मजेदार रोल होता है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जिसमें तबाही सुनिश्चित मानी जा रही है। दावा सैन्य ठिकानों पर हमलों का किया जा रहा है, लेकिन निशाना आम नागरिक भी बन रहे हैं। ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, इजराइल हमलों का जवाब दे रहा है, साथ ही पूरी ताकत से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नेस्तनाबूद करने में लगा है। इजराइल के मुताबिक ये उसके अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई है। उसे लगता है कि एक बार ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो इजराइल के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकेगा। वहीं ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग में अमेरिका ने जबरदस्त तरीके से एंट्री ले ली। जबरदस्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने भी ईरान के परमाणु ठिकानों को ही निशाना बनाया। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, ईरान को नुकसान भी पहुंचा रहा है, लेकिन उसे ये भी पता है कि जिस जगह ईरान परमाणु गतिविधियां संचालित कर रहा है उसे नष्ट करने की क्षमता अमेरिका के पास लाख गुना ज्यादा है। इसलिए जितना उसके बस की बात थी उतना कर दिया, बाकी का काम अमेरिका कर ही देगा, ऐसा माना जा रहा है। और ट्रंप के बयानों से, ट्रंप की गतिविधियों से ऐसा ही लग रहा है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन नाम दिया है। वो इस ऑपरेशन को पूरा करके जिस तरह जंगल में शेर का दबदबा, शेर की धाक होती है, उसी तरह से दुनिया में उभरना चाहता है। ईरान की तुलना में इजराइल आकार में बहुत छोटा है और तो और ईरान के पास इजराइल से ज्यादा संसाधन भी है, लेकिन बावजूद इसके इजराइल अपनी ताकत, अपनी सैन्य क्षमता और टेक्नोलॉजी से ईरान पर भारी पड़ता है। हाँ, इतना जरूर है कि इस बार ईरान ने इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी कल्पना इजराइल ने शायद नहीं की होगी। आगे बढ़ें उससे पहले आपको ये बताते चलें कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद वर्ल्ड की टॉप 5 सीक्रेट एजेंसियों में शुमार है। ईरान का हमला करना, उसके परमाणु बेस को निशाना बनाना इतना आसान नहीं था। यही वजह रही कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान के पास अपना ड्रोन बेस बनाने में सफलता हासिल की और इसी की मदद से इजराइल ने ईरान के कई महत्वपूर्ण अड्डों को तबाह किया, जिनमें ईरान के ऑयल बेस भी शामिल थे। यानी ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां इजराइल की सेना ऑपरेशन राइजिंग लायन को अंजाम दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद भी अपना मोर्चा संभाले हुए है। क्योंकि जंग हर तरीके से लड़ी जाती है और हर मोर्चे पे लड़ी जाती है। वहीं ईरान इजराइल युद्ध में अब अमेरिका भी कूद चुका है। उसने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। हमले के करीब 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। इस मिशन में 125 एयरक्राफ्ट 7B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने ईरान के फोर्डो, नतांज और न्यूक्लियर ठिकानों पर 13,608 किलो वजनी बस्टर बम गिराया, ऐसा कुछ कहा जाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पिछले 40 साल से अमेरिका के खिलाफ है और कई अमेरिकी इस नफरत की भेंट चढ़ चुके हैं। अब ये और नहीं होगा। ईरान की वजह से हजारों अमेरिकियों और इजरायली नागरिकों की जान गई है।
ईरान पर अमेरिका के हमले का उद्देश्य परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना था। इसलिए अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइट्स को निशाना बनाया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान में शांति स्थापित नहीं हुई तो फिर विनाश होगा। ईरान आगे और भी हमलों के लिए तैयार है। भविष्य के हमले इससे कहीं ज्यादा भयानक होंगे। इधर रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों पर तीखी बहस देखने को मिली। बैठक में रूस, चीन और पाकिस्तान ने 15 सदस्य परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें पश्चिम एशिया में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की। वहीं अमेरिका ने कहा कि ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम अस्वीकार्य है। आपको बता दें कि रूस और ईरान के संबंध दशकों पुराने हैं। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को लेकर पुतिन न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि इजराइल में मौजूद बड़ी संख्या में रूसी आबादी है। जी हाँ, इजराइल की एक बड़ी जनसंख्या रूसी भाषा बोलती है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुलकर ईरान के साथ देने में बचना चाहिए। ईरान के साथ अपने संबंधों को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस के न सिर्फ अरब देशों से बल्कि सभी इस्लामिक देशों के साथ भी अच्छे संबंध। रूस की 15% जनसंख्या मुस्लिम। रूस OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का सदस्य है। इसलिए रूस और ईरान की दोस्ती पर शक करने का सवाल ही खड़ा है, ऐसा पुतिन कह रहे हैं। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बात हो रही है, जिस तरीके से इजराइल और ईरान का युद्ध अपने तरीके से चल रहा है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइलों की बात कर रहे हो, चाहे और भी जो भी मिसाइलें उनकी तरफ से छोड़ी जा रही हैं, नए नए आधुनिक उपकरणों के साथ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। पुतिन और ट्रंप की बात हमने इसलिए की क्योंकि पुतिन ने पहले जब हमला किया था अमेरिका ने, तब पुतिन ने सीधा सीधा कहा था कि अमेरिका इसमें बीच में ना हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 की कहीं न कहीं या तीसरे विश्व युद्ध की कहीं न कहीं नींव यहीं रखी जा रही है। चाइना ने भी कुछ दिन पहले कहा है, और अभी तो अमेरिका के लिए भी कहा है कि अमेरिका को बीच में कूदने की जरूरत नहीं। उधर किम जोंग भी आ गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका क्यों कूदा जबकि मना किया था। ये केवल इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई है, उसे लड़ने देना चाहिए या इसमें शांति विराम की बात करनी चाहिए। वहीं बात करें भारत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से टेलीफोन पर बातचीत कर क्षेत्र में सैन्य संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की। पीएम मोदी ने तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने के अपने आह्वान को फिर दोहराया। साथ ही क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की भी मांग की। दूसरी तरफ बात करें हमारे राजनीतिक पार्टियों और हमारे नेताओं की, तो ये भी अलग अलग धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राज है। कोई इजराइल के साथ है, कोई ईरान के साथ है। कुछ लोग ईरान के लोगों को जाबाज बता रहे हैं। सबका अपना अपना कहना है इसका, ठीक है। वैसे ईरान और इजराइल दोनों ही देशों के कई मित्र हैं। जरूरत पड़ने पर वे अपनी दोस्ती निभाएंगे भी। बात दोस्ती दुश्मनी की नहीं है यहाँ पर। यहाँ कौन किसके साथ खड़ा होता है ये भी मायने नहीं रखता। लेकिन ईरान इजराइल के बीच चल रहे वॉर और इसमें अमेरिका की एंट्री ने एक बड़ी दस्तक दे दी, और वो दस्तक है तृतीय विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, ताइवान की स्थिति को लेकर बढ़ता तनाव और इसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता मतभेद। इसके अलावा भारत पाक के बीच तनाव, द साइरेंस सिविल वॉर, द सब्सटेंस सिविल वॉर, इन सभी घटनाक्रमों को देखकर एक तस्वीर उभर रही है जिसमें साफ साफ लिखा नजर आ रहा है, तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पे दुनिया, द वर्ल्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर थर्ड। यही तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो इसके क्या घातक परिणाम होंगे, इसे बयां करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। परमाणु हथियार, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एडवांस वीपन्स, बड़े पैमाने पर इन सब का इस्तेमाल।
कितनी भयावह स्थिति पैदा करेगा, इसकी कल्पना करना कल्पना से भी परे है। इसलिए लाला माधवराव जौहर की इन पंक्तियों के माध्यम से कुछ कहना चाहूंगा। जो दोस्त होते हैं वो मांगते हैं सुलह की दुआ, जो दोस्त होते हैं वो मांगते हैं सुलह की दुआ, दुश्मन ये चाहते हैं कि आपस में जंग हो। साहब, दुनिया को जंग नहीं, अमन चैन चाहिए। नमस्कार, जय भारत।